बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन रेट जो है वो तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। यानी कि तीन रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा हो, उसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पूरी डेरिवेशन जो है वो सेम है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने का पूरा प्रोसीजर सेम है जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का था। जब टाइम जो है वो ज़ीरो होगा तो कंसंट्रेशन तीनों की, यानी ए बी और सी तीनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ए होगी। जबकि जब टाइम कोई ना कोई होगा, यानी टाइम आफ्टर सम टाइम, टाइम जब टी होगा, तो हमने कहा कि तीनों की कंसंट्रेशन जो है वो ए माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो इसका हम रेट लॉ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले रेट लॉ क्या होता है? डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। यानी कि तीनों की कंसनट्रेशन हमने अलग अलग लिखी क्योंकि कंसनट्रेशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। अब जो केस हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें कंसनट्रेशन सेम है, तो हम लोगों ने इसको आगे लिखा, इनमें वैल्यूज पुट की, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, तीनों की वैल्यू सेम थी तो हमने इसका क्यूब ले लिया। अब ये जो हमने ऊपर लिखा था इसको हम कहते हैं रेट लॉ, जबकि नीचे वाले की बात करें तो ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हमें पता है कि जब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन जाती है तो हम लोग इंटीग्रेशन लेने से पहले वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, यानी कि एक्स वाली वैल्यू को एक्स के नीचे ले जाते हैं। तो मतलब ए माइनस एक्स वाली वैल्यू को हम डी एक्स के नीचे ले जाएंगे और डी टी को हम इस तरफ ले आएंगे। तो हमने ऐसे ही किया बिल्कुल कि हम लोग ए माइनस एक्स क्यूब को डी एक्स के नीचे ले गए और के डी टी को यहाँ पर ले आए। अब जब हमने इंटीग्रेशन ली इसकी भी और यहाँ से हमने डी टी की भी इंटीग्रेशन लेनी है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये इंटीग्रेशन का साइन, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव प्रेजेंट होना लाजमी है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमने बाहर और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कराया, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन, ताकि इसका डेरिवेटिव बन सके। तो इसका डेरिवेटिव अब बन गया, अब हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं इजीली। अब क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर्स लगी हुई है, तो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किया था। अब हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल अप्लाई करने के लिए हमने पहले क्या किया था कि यहाँ पर माइनस प्रेजेंट ऑलरेडी है, ए माइनस एक्स जो क्यूब नीचे था इसको अब हम ऊपर ले आए, इसलिए वो जो थ्री पॉजिटिव में था वो अब नेगेटिव थ्री बन चुका है। तो इसमें हमने क्या, माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन, यह आ गया। नेक्स्ट इक्वल किसके है? के टी प्लस सी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन खत्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम सी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही सेम है कि हमने यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। तो जगह माइनस इंटू ए माइनस एक्स और ये हो जाएगा ऊपर माइनस टू, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया के टी प्लस सी। अब हमने क्या किया कि इसको हम वापस नीचे ले गए ताकि इसकी जो माइनस टू है ऊपर वो ख़त्म हो सके। हम इसको वापस ले आएंगे, वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने सी की वैल्यू निकालनी होती है। हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टी इज इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पर टी और एक्स है वहाँ पर हम जीरो पुट कर देंगे। टू इंटू ए माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन डिवाइड बाई टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में जो थी ये अल्फ़ा, हम इसको कह देते हैं। नेक्स्ट जब हम इसमें सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी और प्लस सी की जगह पे अब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे वन डिवाइड बाई टू ए का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टू ए का स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, वन डिवाइड बाई टू इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी टू ए का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर इसके क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर टू ए एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू यहाँ पर, बल्कि माइनस नहीं प्लस टू ए एक्स आएगा, इक्वल्स आ गया के टी के। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये ए और ये वाला ए कैंसिल हो रहे हैं, हमने इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद बाकी वैल्यू को हमने यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया, टू ए का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो टू ए का स्क्वायर था इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए का स्क्वायर के टी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमें टी फाइंड करना है तो हम टी को यहाँ रखेंगे, बाकी पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें के फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि के को
साइड पर रखेंगे और बाकी पूरे फैक्टर को डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर के को फाइंड आउट करना है। ये वाला स्टेप जो है वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से टी को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो वो एक ही बात ही होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर टी इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास हो गई ये। और एक इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो आप x को बाहर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, वरना कि एज इट इज़ जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है ये भी ठीक है। अब अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 2a² और k था, हम इसको यहाँ पर इसलिए लेकर गए थे क्योंकि हम बताने वाले थे कि ग्राफ क्या होगा। ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसमें जो 2a² k है ये हमारे पास बताएगा स्लोप को, यानी कि m को। उसके अलावा ये जो t है हमें पता है कि mx होता है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो y माइनस सी को डिनोट करेगी। अगर आपने किसी भी ऑर्डर का यूनिट फाइंड आउट करना है ना, तो आप लोग वही वाला तरीका यूज़ करेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, और इसका क्या मेथड होता है कि यहाँ पर n, अगर आपने फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का यूनिट निकालना है, जैसे हम लोगों ने अभी थर्ड ऑर्डर पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे n की जगह पे 3 और पर सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा कि m1 - 3 है तो ये हो जाएगा m-2 पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर आपने चेंज करना हो तो आप लोग मोल पर लीटर में या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एम मतलब मोलैरिटी जो है वो मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल होती है। आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं और आप एज इट इज़ को इस तरफ से भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपने कोई यूनिट निकालना होगा तो बजाय आप लोग फार्मूले के साथ जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना, आप लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इसकी हाफ लाइफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी इज़ इक्वल्स टू 1/2k और 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आया है अपनी लास्ट वाली इक्वेशन के थ्रू। हमने क्या किया, ऊपर वाली चीज़ को इग्नोर किया और नीचे देखा कि नीचे फाइनल कंसंट्रेशन थी और इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उससे हमारे पास ये रिलेशन आया है। हमने इसमें क्या करना है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हाफ लाइफ को हम कहते हैं T1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 के ऐसे ही रहेगा। और हमें पता है कि AT की जगह पर हम क्या लिखते हैं हाफ लाइफ में, A0/2, और हम ले लेंगे इसका स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है वो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड में 2 है तो मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1/2k इंटू 4/a0 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया A0 का स्क्वायर, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये होगा 1/2k इंटू 3/a0 का स्क्वायर। ये हमारे पास आया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T1/2 इज इक्वल्स टू 3/2k इंटू 1/a0 का स्क्वायर। तो इसमें मेनली हम लोग जब हाफ लाइफ फाइंड आउट करते हैं तो हमने फाइंड आउट करना होता है कि टी यानी हाफ लाइफ का जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया हमारे पास। और अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ जो होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, वो जिस तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है ना, बिल्कुल सेम उस तरह का ये होता है। और ये जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और ये जो ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं A0। A0 होता है सी के इक्वल और सी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट जो है वो गैप होता है। अगर तो लाइन देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पर ये है 0 पॉइंट। अगर तो लाइन 0 में से पास कर रही है तो इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लाइन 0 में से पास नहीं कर रही, यानी लाइन जो है वो अप फ्रॉम 0, यानी कि 0 से ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, यानी ग्राफ की लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ऊपर से लेकर 0 तक जितना गैप है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। और दूसरी बात यहाँ ये आएगी कि ये 1/a0 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। और ये वाला ग्राफ जो है ये कंसंट्रेशन होगी और इधर जो है हमारे पास टाइम शो हो रहा है, इसका ग्राफ जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और इंटरसेप्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ और हाफ लाइफ के बारे में। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।